वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ, यानी इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति और इंश्योरेंस करने वाली कंपनी दोनों के बीच गुड फेथ होना चाहिए। दोनों के द्वारा जो भी फैक्ट हैं वो एक दूसरे के सामने रख देने चाहिए। किसी प्रकार की कोई भी जो सिचुएशंस हैं वो एक दूसरे से छुपानी नहीं चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो भी टर्म कंडीशंस हैं वो इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति के सामने होनी चाहिए, और इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति अगर बीमार है, कोई भी डिजीज से ग्रसित है, तो उसको उन सभी के बारे में ओपनली जो है इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए, यानी दोनों के बीच एक जो है गुड फेथ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है, चाहे वो अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है, चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा रहा है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर उसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम नहीं देगी। अगर उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा तभी इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देगी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिटी, इट मीन्स जो हमारा एक्चुअल लॉस है, बीमा कंपनी उस एक्चुअल लॉस को पे करने के लिए प्रॉमिस करती है। मान लीजिए आपने इंश्योरेंस कंपनी में अपने गुड्स का इंश्योरेंस कराया 1 लाख का, और आपका जो लॉस हुआ 80,000 का लॉस हुआ, तो बीमा कंपनी आपको 80,000 रुपये का पेमेंट करेगी, 1 लाख रुपए का पेमेंट नहीं करेगी। नंबर 2, यदि आपने इंश्योरेंस कराया 80,000 रुपए का और आपका लॉस हो गया 1 लाख रुपए का, तो बीमा कंपनी आपको 80,000 रुपए देगी, 1 लाख रुपए नहीं देगी, क्योंकि आपका इंश्योरेंस जो है वो 80,000 का है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा एक्चुअल क्लेम है वो क्लेम बीमा कंपनी के द्वारा पे किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ वारंटी, प्रिंसिपल ऑफ वारंटी में क्या आता है कि कंपनी के द्वारा जो भी टर्म कंडीशंस रखी गई हैं इंश्योर्ड पर्सन के सामने वो आता है। तो सबसे पहले एक्सप्रेस वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी में क्या आता है कि जो टर्म और कंडीशंस हैं वो रिटर्न में पॉलिसी में मेंशन की जाती है। जैसे मान लीजिए आप शिप के मालिक हैं, तो एक टर्म कंडीशंस मेंशन की जाती है कि एक स्पेशल पोर्ट पर आप अपने शिप को लेकर नहीं जाएंगे, उसमें मेंशन किया हुआ है। और यदि आप उस शिप पर लेकर जाते हैं, उस पोर्ट पर लेके जाते हैं और वहाँ कोई डैमेज हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं देगी। तो वो एक्सप्रेस वारंटी हो गई। इम्प्लीड वारंटी, छुपी हुई वारंटी, ये क्या है कि ये पॉलिसी में रिटर्न नहीं होती है, मेंशन नहीं होती है। जैसे आप शिप के मालिक हैं, या आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, या आपके पास कोई भी के मतलब व्हीकल्स हैं और आपने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है और उसका एक रूट फिक्स किया हुआ है। मान लीजिए रूट फिक्स किया हुआ है, आपने अपनी बाइक का बीमा कराया हुआ है और आप अपने घर से स्कूल में आते हैं और आपका रूट फिक्स किया हुआ है बस स्टैंड, नाईवाली चौक, झज्जर चौक और स्कूल, ये रूट फिक्स किया हुआ है। और आप इस रूट से ना जाके दूसरे रूट से जा रहे हैं और रास्ते में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है बाइक के साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये उसमें मेंशन, रूट जो है वो मेंशन किया जाता है। इसके बाद इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये ज़्यादातर जो इम्प्लीड वारंटी है ये शिप पर लागू होती है, क्योंकि जब शिप के थ्रू माल आता है तो उनका एक रूट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि आपके जो शिप है समुद्र में इस मार्ग से आएगा, और यदि वो मार्ग चेंज हो जाता है और शिप को कोई नुकसान हो जाता है तो उस समय बीमा कंपनी उसको कोई भी क्लेम नहीं देती। लेकिन अगर वो वे किसी भी सर्कमस्टांसिस में चेंज किया गया है और उस समय जहाज को कोई नुकसान हो रहा है तो बीमा कंपनी उसका क्लेम पे करेगी। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या आता है, मान लीजिए ए है, ए ने बी कंपनी में इंश्योरेंस करा लिया, सी कंपनी में इंश्योरेंस करा लिया, डी कंपनी में इंश्योरेंस करा लिया। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ करा दिया,
1 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ करा दिया, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस यहाँ करा दिया, 3 जगह इंश्योरेंस करा दिया इसने अपने गुड्स का। और इसका जो गुड्स है वो लॉस बाय फायर, आग से सारा माल जल गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है, तो तीनों से मिलाकर 1 लाख रुपए मिलेगा उसको। ये नहीं है कि तीनों बी, सी और डी कंपनी तीनों उसको 1-1 लाख रुपए देंगी, टोटल 1 लाख रुपए इसको मिलेगा और तीनों कंपनी अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी और तीनों से मिलाकर केवल जितना क्लेम है उतना उसको क्लेम रिसीव होगा। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन में क्या आता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा कराया हुआ है और वो प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, बीमा कंपनी आपको क्लेम दे देगी और उसके बाद उस प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं वो बीमा कंपनी को ट्रांसफर हो जाएंगे। मान लीजिए आपका व्हीकल है, व्हीकल डैमेज हो गया, बीमा कंपनी ने आपको क्लेम दे दिया, उसके बाद जो डैमेज व्हीकल है अगर आप उसको सेल करना चाहें तो आप सेल नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो गई, बीमा कंपनी को ट्रांसफर हो गई और उसको बीमा कंपनी सेल करेगी। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस में क्या है कि बीमा कंपनी कहती है कि आपने अपने गुड्स का बीमा तो करा दिया और उस गुड्स में लॉस बाय फायर यानी आग लग गई उसमें और आग से माल जल रहा है, तो बीमा कंपनी कहती है कि जब आग से माल जल रहा था, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही थी, तो क्या आपने वो सारे प्रयास किए कि अगर बीमा नहीं होता तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए करते? अगर आपने वो सारे प्रयास किए तो बीमा कंपनी क्लेम देगी, अदरवाइज क्लेम नहीं देगी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगेगा हमें, अगर बीमा कंपनी को ये कैसे पता लगेगा कि भाई हमने प्रयास किया नहीं किया? तो बेटा ये जो है ना, ये पड़ोसी बता देते हैं कि इसने प्रयास किया या नहीं किया। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट काजिज, नियरेस्ट काजिज क्या रहा, किसी भी गुड्स को लॉस होने का नियरेस्ट काजिज क्या रहा? सपोज आपका गोडाउन है और गोडाउन के नजदीक कोई भी पेट्रोल पंप है, आपने अपने यहां गुड्स का बीमा कराया और आपने बीमा कंपनी को नहीं बताया कि मेरे गोडाउन के पास पेट्रोल पंप है और उस पेट्रोल पंप से या कोई गैस एजेंसी है उससे आपके गोडाउन को आग लग गई और आपका माल लॉस हो गया, तो बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। लेकिन जिस समय आपने बीमा कराया उस समय यहां कोई भी पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी नहीं थी, बाद में खुल गई और आपको क्यों कोई लॉस हो गया, तो बीमा कंपनी आपको पूरा क्लेम देगी। तो नियरेस्ट काजिज क्या रहा उसका कि मतलब इसमें कारण जो है वो पता किया जाता है, उसके बाद बीमा कंपनी के द्वारा क्लेम दिया जाता है। इसके बाद इंश्योरेंस में एक वर्ड आता है इंश्योरेंस और इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस के लिए होता है। इसमें हम अपने गुड्स का, अपने जहाज का बीमा कराते हैं, समुद्री मार्ग से जो माल आता है उसका बीमा कराते हैं, उसके लिए प्रीमियम पे करते हैं और यदि उसमें कोई मिस हैपनिंग होती है तो बीमा कंपनी हमें क्लेम देगी, अदरवाइज हमें कोई क्लेम नहीं देगी। तो ये तो इंश्योरेंस हो गया। जो एश्योरेंस है वो लाइफ के लिए होता है कि बीमा कंपनी हमारे लाइफ का बीमा करती है और लाइफ का जो बीमा करती है उसमें जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, अगर हम जिंदा रहते हैं तो बीमा कंपनी विद इंटरेस्ट विद बोनस जो हमने प्रीमियम पे किया है उसकी वापसी करेगी और यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमारे नॉमिनीज को, यानी इसमें दोनों तरफ हमें इनकम रिसीव होगी, इसमें लॉस होगा तभी इनकम रिसीव होगी। इसलिए ये इंश्योरेंस है और ये इंश्योरेंस है। इसके बाद आता है री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस क्या होता है? री इंश्योरेंस होता है कि मान लीजिए आपने ए कंपनी में बीमा कराया 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब ए कंपनी ने सोचा कि 1 करोड़ का बीमा तो कर दिया और यदि फ्यूचर में लॉस हो गया तो 1 करोड़ पे करना पड़ेगा। तो ए कंपनी क्या करती है, ए कंपनी बी कंपनी में बीमा करा देती है 60 लाख रुपए का। अब बी कंपनी क्या सोचती है कि अगर लॉस हो गया तो हमें 60 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तो इसमें से बी कंपनी सी कंपनी में बीमा करा देती है मान लीजिए 30,000 रुपए का।
तो इस प्रकार की जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। यहाँ कंपनी दूसरी कंपनी में उसका बीमा करा देती है। डबल इंश्योरेंस क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कराने वाला है, मान लीजिए हमारे गोडाउन में गुड्स है और हमने ए कंपनी में भी बीमा करा दिया, बी कंपनी में भी बीमा करा दिया, सी कंपनी में भी, तो इसको हम डबल इंश्योरेंस बोलते हैं। एक से ज़्यादा जब बीमा करा देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में जो बताया था, तो इसमें डबल इंश्योरेंस आता है कि हम एक से ज़्यादा जो कंपनी हैं उनमें बीमा करा देते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जो हमें क्लेम मिलेगा वो तीनों कंपनी से केवल इतना ही क्लेम मिलेगा जितने क्लेम के लिए हम बीमा कराया है। हमने अलग अलग कंपनी से अलग अलग क्लेम नहीं मिलेगा। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में डिफरेंस, री इंश्योरेंस और डबल इंश्योरेंस में डिफरेंस।